हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो 45 प्लस मार्क्स के लिए सीबीएसई 2024 के पेपर के लिए आपको मिनिमम क्या क्या पढ़ना चाहिए और कहां कहां से पढ़ना चाहिए, तो मैं ये लेक्चर उसके लिए आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आपने पहले कितना पढ़ा हुआ है, आपने सैंपल पर किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं, वो जो भी होगा वो एडवांटेज होगा। लेकिन आगे आने वाले 5 दिनों में मुझे ये लगता है कि इतना आप कर सकते हो, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स आपको बता रहा हूं जो आपको करने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर से, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर में से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो करना चाहिए, वो ये कि सबसे पहले जो कूलम्स लॉ है, देखो इसकी स्टेटमेंट, इसकी डेरिवेशन कोई एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन हां कूलम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल, स्पेशली एनसीईआरटी का एग्जांपल 1.4 से 1.8। उसके बाद डाइपोल, इसकी दोनों डेरिवेशन, एक्सियल की भी और इक्वेटोरियल की डेरिवेशन दोनों। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें से लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेन शीट और स्फेयर, तीनों के डेरिवेशन विद ग्राफ्स। ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पल, दिस इज एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.10 एंड 1.11, ये भी फ्लक्स वाले क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज। अब जैसे मैंने गॉस बोला ना, तो गॉस का एक एक स्टेप्स आपको याद होना चाहिए, जैसे कि लाइन चार्ज की डेरिवेशन, उसका एक एक स्टेप आपको याद होना चाहिए। तो रजिस्टर उठाओ, उसे लिख लो कि भाई गॉस की डेरिवेशन आएगी तो ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, आपको एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। और ऑफ कोर्स अगर आप एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज कर लो तो मजा ही आ जाएगा। सर ये क्या क्या बनाया हुआ है आपने, ये यूट्यूब पे मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने एनसीईआरटी के पार्ट 1 के सारे बैक एक्सरसाइज के लेक्चर्स डाले हुए हैं। अगर आपको लगता है कि ये सर टाइम ज्यादा लगेगा, ये कर लूं, तो एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको और बता दूंगा, वो भी कर लीजिएगा। अगर आपसे पूरा नहीं हो रहा है, पूरा कर लो तो बहुत ही बढ़िया है। उसके अलावा बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.2, 2.3। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वो ड्रॉ करनी आनी चाहिए। सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये डाइपोल है, पॉजिटिव चार्जेस है, उनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी और उनकी सब प्रॉपर्टीज और उनके प्रूफ कि ऐसा क्यों हुआ, वो जरूरी है एग्जाम में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, U इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R। और फिर वो एक्सटर्नल फील्ड वाला क्वेश्चन था ना, वो जो कि एनसीईआरटी का कौन सा एग्जांपल है, एग्जांपल 2.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और एनसीईआरटी का ये वाला एग्जांपल बिकॉज इसी पे बेस्ड है, ये एग्जाम में आ सकता है। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, यानी कि U इक्वल्स टू हाफ CV, उसको, इसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। देखो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज मैंने शुरुआत के 8 चैप्टर्स यानी कि पार्ट 1 में सब में लिखी हुई है, जो कि इंपॉर्टेंट है। नहीं होगी तो ठीक है यार, कोशिश करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ये 45 प्लस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको करने होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करी जाए बेटा, तो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजिस्टिविटी, यानी कि वो I इक्वल्स टू V ना का रिलेशन, उसकी मतलब डेरिवेशन पूरी ऑफ कोर्स। टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी का एग्जांपल 3.1, 3.3 और 3.4। और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भी इसके 1-2 क्वेश्चन है, वो भी, क्योंकि इस पर कोई टॉपिक जो है बेटा, इस टॉपिक पे डेरिवेशन या थ्योरी नहीं आएगी, इस पे आएगा न्यूमेरिकल। और हां, यहां पे रेजिस्टिविटी के ग्राफ याद करो, रेजिस्टिविटी के ग्राफ पढ़े होंगे आपने एनसीईआरटी में कि भाई कंडक्टर के लिए ग्राफ, रेजिस्टिविटी और टेंपरेचर ग्राफ कैसा बनेगा, इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसा बनेगा, सेमीकंडक्टर के लिए कैसा बनेगा, अलॉय के लिए कैसा बनेगा, वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा किरचॉफ रूल, उसकी स्टेटमेंट भी और उसका प्रूफ भी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे आप एक काम करना, स्टेटमेंट याद कर लेना कि भाई किरचॉफ करंट लॉ की स्टेटमेंट क्या है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ की स्टेटमेंट क्या है, और मैथमेटिक क्या है, उसका एक वो जो डायग्राम बना के ना, सर्किट डायग्राम बना के किरचॉफ वोल्टेज लॉ को उसको प्रूव कर लेना, इक्वेशन बना देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बहुत ज्यादा। उसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज, वो याद है ना, रोम्बस स्ट्रक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते थे ऐसे, P अपॉन में Q इक्वल्स टू R अपॉन में, ऐसी कंडीशन को डिराइव करना, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि व्हीटस्टोन के न्यूमेरिकल तो मीटर बेस तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में, तो ये आ सकता है। उसके अलावा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें, मैंने चैप्टर नंबर 4 की, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप ऑन दी एक्सिस, याद करो वो एक लूप बनाया करते थे हम लोग, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लूप है, ये लूप है, और इसके x डिस्टेंस पे यहां जाके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, म्यू नॉट I R² अपॉन में 2R² प्लस x² की पावर 3/2। उसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एग्जांपल नंबर 4.6 से 4.8, यानी 4.6, 4.7, 4.8 तीनों एग्जांपल्स। उसके बाद
फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, इनकी डेरिवेशन F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1I2 अपॉन में सॉरी F अपॉन में L, मतलब फोर्स की डेरिवेशन, फोर्स पर न्यूटन लेंथ की वैल्यू, तो म्यू नॉट अपॉन में म्यू नॉट 2I1I2 अपॉन में 4 पाई R, डेरिवेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। और वहां से हमने वहां से एम्पियर को भी डिफाइन किया था, तो वो भी हमने सैंपल वर्क में किया, तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं। मूविंग कॉइल कैलकुलेटर पूरा, इसकी वर्किंग, इसका प्रिंसिपल, इसकी पूरी मैथमेटिक्स, और उसके बाद उनका कन्वर्जन, हाउ कैन यू कन्वर्ट गैलोनोमीटर इनटू वोल्टमीटर इनटू एमीटर, और एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 4.10, 11, 12, 13। और हां, एनसीईआरटी बैकसाइज तो मैं बार बार बोल ही रहा हूं, सर ये कहां है एनसीईआरटी बैकसाइज, बताया मैंने, यूट्यूब में मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, सारे एनसीईआरटी के पार्ट 1 का एनसीईआरटी पूरा करना है बैकसाइज। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मेटर की बात करें तो बार मैग्नेट, देखो उसकी डेरिवेशन जो थी बार मैग्नेट की, एक्सियल पॉइंट पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो है नहीं, ठीक है, क्योंकि जो इक्वेटोरियल और एक्सियल की डेरिवेशन इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए थी सेम ही है, तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, पहले वाले चैप्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक डायपोल वाला केस था, वो टॉर्क था ना, टॉर्क, वो थोड़ा पढ़ लेना, जरूरी नहीं है, बट यहां पे तो जरूरी नहीं है। 5.1 एंड 5.4 ये दो एग्जांपल। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल लाइक पैरा, डाया, फेरो विद एनसीईआरटी एग्जांपल्स। मतलब भैया ऐसा है कि पैरा का एग्जांपल दो, डाया का एग्जांपल दो, फेरो का एग्जांपल याद करो। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि पैरा के 2 एग्जांपल दे दो, फेरो को 2 एग्जांपल दे दो, डाया के 2 एग्जांपल दे दो, वो 5 आपको आंसर देगा, 5 आपको ऑप्शन देगा, बोलेगा छांट कर बता इसमें पैरा कौन है, डाया कौन है, फेरा कौन है, कैसे पता करेगा भाई? वो ना एनसीईआरटी की लाइनों में लिखे हुए हैं, जो नाम बहुत सारे याद कर लो। मैंने माइंड मैप भी बनाकर दिए हैं बच्चों को जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, और अगर होगा तो मैं आपको वो ऑनलाइन में दिलवा दूंगा। उनमें मैंने सारे नाम लिख रखे हैं, मैं स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा उस चैप्टर का, उनमें सारे नाम लिख रखे हैं कि कौन सा पैरा का, कौन सा डाया का और कौन सा फेरो का। अगला चैप्टर नंबर 6, क्या करना है सर? लेंज लॉ की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, और वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे फॉलो करता है ये पता होना चाहिए। फेराडे की स्टेटमेंट तो नहीं आती, बट ये जरूर एग्जाम में आ जाता है। उसके अलावा सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्शन तो गाइस प्रॉपर्टी है ना, सेल्फ इंडक्शन इज अ प्रॉपर्टी, म्यूचुअल इंडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन इटसेल्फ, याद है ना। लेकिन हमें इंडक्टेंस यानी एल और एम की डेरिवेशंस करनी है। एल का फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है बेटा। एनसीईआरटी का एग्जांपल 6.8, इसी प्रकार के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। और वेरी इंपॉर्टेंट कौन से हैं? 6.2, 6.3, 6.6 और 6.6 विद डेरिवेशन है। यार ये वो डेरिवेशन है जब एक रॉड को ऐसे घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ई का फॉर्मूला बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन में 2, इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 में सीरीज एलसीआर सर्किट विद फेजर डायग्राम, ये पूरा आपको रट्टा लगा होना चाहिए बेटा। पूरा डायग्राम, फेजर डायग्राम, पूरा सर्किट डायग्राम, उसके हर चीज से कैलकुलेट करना, जैसे इंपेडेंस निकाला था, फेज एंगल निकाला था, करंट की वैल्यू निकाली थी, ये सब कुछ आना चाहिए आप लोगों को। पावर P इक्वल्स टू ERMS IRMS cos फाइव की डेरिवेशन, ट्रांसफॉर्मर डायग्राम बनाना चाहिए, पूरा वर्किंग प्रिंसिपल जानना चाहिए, और ट्रांसफॉर्मर में कौन से प्रकार के लॉसेस होते हैं, जैसे आयरन लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है, एडी लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है, इन सारे लॉसेस को आपको याद करना है। उसके अलावा एग्जांपल 7.4, 7.5 टू 7.10 और एनसीईआरटी बैकसाइज दोबारा से। लेकिन देखो ऐसा है, एनसीईआरटी बैकसाइज ना कर पा रहे हो तो एग्जांपल तो जरूर करके जाना। ईएम वेव्स के अंदर देखो गाइस, ईएम वेव्स का बड़ा मैं सिंपल रूल बताता हूं। चैप्टर ना बहुत छोटा सा है, प्रिसाइज सा है। एक तो इसका एमईक्यू, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ विद सॉल्यूशन मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पड़ा हुआ, वहां से डाउनलोड कर लेना, वो करना है। और अगर आपने बेसिक भी नहीं पढ़ा है तो YouTube पे मेरा एक लेक्चर पड़ा है ईएम वेव्स का, 3 घंटे का है, उसे 2 पार्ट में डाला था। फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, लेकिन उसके बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। वो 3 घंटे का लेक्चर, हां मैं मानता हूं इस टाइम में बड़ा होगा, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो भैया वो फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ सकते हो 2x पे, 1.7 पे, 1.5, जिस पे भी आप कंफर्टेबल होते हो वो लेक्चर पढ़ो। उसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। एमईक्यू उसके जितने कर लिए, एमईक्यू के साथ एमईक्यू उनके पिछले चैप्टर्स के भी हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड, हाँ उन सबके भी हैं। लेकिन अगर आप उसके एमईक्यू नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम चैप्टर नंबर 8 का एमईक्यू को पक्का करके जाना है। उसके बाद रे ऑप्टिक, रे ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल स्फीयर, यानी कि वो डेरिवेशन याद है गाइस, म्यू टू अपॉन में माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन में वी इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में आर। ये डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने जितने क्वेश्चन करा रखे वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्रिज्म, लेकिन उसका सिर्फ न्यूमेरिकल। सर ये क्या है? मैं इसकी ना डीपीपी करा चुका हूं आप लोगों को, मेरी यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी हुई है, वो डीपीपी जरूर करनी है।
मतलब प्रिज्म के बेस सारे न्यूमेरिकल मैं इस वीडियो के साथ उसको पीडीएफ को शेयर भी कर दूंगा। इसके अगला चलते हैं बेटा, इससे आगे क्या है, इससे आगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सिर्फ डायग्राम्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के डायग्राम कौन से सर, रे डायग्राम बनाने होते हैं ना, कौन कौन से वाले होते हैं यार, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप डायग्राम, टेलीस्कोप का डायग्राम। सर इसकी मैग्निफिकेशन की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ है तो सही, लेकिन डायग्राम बनाना जरूर सीख ले, क्योंकि कई बार एग्जाम में सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है। मैग्निफिकेशन की डेरिवेशन लंबी है, लेकिन सिर्फ कई बार डायग्राम बनाने को आ जाता है, तो वो कर सकते हैं सिर्फ। वेव ऑप्टिक्स में क्या करना है सर, वेव ऑप्टिक्स में हाइगन्स की हेल्प से स्नेल्स लॉ और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना, ये 100% एग्जाम में क्वेश्चन में आने वाला है। उसके अलावा सर इंटरफेरेंस के सारे रिजल्ट याद करने हैं, क्योंकि इसका आएगा न्यूमेरिकल, डेरिवेशन नहीं आएगी। और बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इसकी डेरिवेशन नहीं आएगी, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऑफलाइन में जो पढ़ते हैं मुझसे ऑनलाइन पढ़ते हैं, आपने तो कराई डेरिवेशन, मैंने इसलिए कराई है क्योंकि और जो थोड़े डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है वो भी सॉल्व हो सके, लेकिन इसकी डेरिवेशन एग्जाम में नहीं है। रिजल्ट याद करने हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा वाईडीसी का, सिर्फ न्यूमेरिकल। और डिफ्रैक्शन की थ्योरी आएगी, है ना थ्योरी, तो उसका थ्योरेटिकली पढ़ लेना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वेव ऑप्टिक्स का, देख लो ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के पैटर्न बनाना आने चाहिए कि भाई पैटर्न में डिफरेंस क्या होता है, और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस क्या, पॉइंट ऑफ डिफरेंस 3-4 याद कर लेना। डुअल नेचर की बात करेंगे, डुअल नेचर में आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी एच न्यू इज इक्वल्स टू फाइ नॉट प्लस के ई मैक्स, इस पे न्यूमेरिकल एमईक्यू में भरे पड़े हैं, ऐसे न्यूमेरिकल एमईक्यू चैप्टर 1 से लेके 8 तक के सारे एनसीईआरटी बैक साइज, और चैप्टर 8 ऑनवर्ड सारे के एमईक्यूज कौन से हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इंस्टाग्राम चैनल पे उसकी पीडीएफ पड़ी हुई है विद सॉल्यूशन है, उन्हें करना है। उसके अलावा इनके सारे ग्राफ, ड्यूअल नेचर में ग्राफ थे, आपको याद होगा फोटोइलेक्ट्रिक करंट का इंटेंसिटी के साथ अनोड पोटेंशियल के फ्रीक्वेंसी के सारे ग्राफ हैं। उसके बाद वेव नेचर, अरे लैम्डा का फॉर्मूला 12.27/√v एंगस्ट्रॉम याद करो, और उसके सारे एमईक्यूज। चैप्टर नंबर 12 में अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट मॉडल क्या है सर इसके अंदर, अरे भैया पूरा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का सेटअप पता होना चाहिए, वहां पे जो ग्राफ है वो पता होना चाहिए, उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस हैं और क्या कंक्लूजन है। जैसे कि मान लीजिए हमने बोला कि अल्फा पार्टिकल जो है न्यूक्लियस की तरफ या गोल्ड फॉइल की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडिवाइडेड चले गए, ये ऑब्जर्वेशन है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज अनडिवाइडेड, कंक्लूजन क्या है, एज मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी दैट्स व्हाई वो चले गए। तो ऑब्जर्वेशन अलग है, कंक्लूजन अलग है, एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ उसे याद करेंगे। बोहर मॉडल, रेडियस का एक्सप्रेशन, एनर्जी का एक्सप्रेशन, एनर्जी स्पेक्ट्रा, लैमिन बार्नल पार्टीशन, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल आने वाला है सर। ये 3 चैप्टर जो है ना, डुअल एटम न्यूक्लियाई, तीनों के फ्री के नंबर है, बस एमईक्यू करके जाना है, एमईक्यू। चैप्टर नंबर 13 में क्या करना है सर, इसमें न्यूक्लियर फोर्स, इसके सारी प्रॉपर्टीज याद करनी है। उसके अलावा इसके अंदर ना प्रॉपर्टीज में पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ था न्यूक्लियर फोर्स का, अगर आपको याद हो ग्राफ कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ जरूर करना है। ये जीरो ग्राफ था, यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी थी। न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन कि फलानी रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद कितनी एनर्जी रिलीज हुई, और मास एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन और उसका कर्व, ये जरूरी है, एमईक्यू करने हैं। चैप्टर नंबर 14 7 मार्क्स का चैप्टर सर, फ्री के नंबर सर, फ्री के। अनबाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड में, ये पक्का आने वाला है इस बार क्वेश्चन। अनबाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड में डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना, एनसीईआरटी की लाइन है, एक लाइन वहीं से उठा रखी है ब्लूप्रिंट में भी, तो वही छप के रहेगी। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि वीआई ग्राफ बनाने हैं, फॉरवर्ड बायस में ग्राफ कैसा बनेगा, रिवर्स बायस में ग्राफ कैसा बनेगा, और ग्राफ बनेगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डायोड यानी कि रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ रेक्टिफायर, उनका डायग्राम और उनकी थ्योरी, और एमईक्यू। भैया दोबारा बोल रहा हूं, 1 से लेके 7 तक एनसीईआरटी की बैकसाइज के सारे क्वेश्चंस, और 8 से लेके 14 तक एमईक्यूज के सारे क्वेश्चन अगर ये कर लिए तो 45+ पक्के हैं, गारंटी बोल रहा हूं, लिख कर दे सकता हूं इस चीज को। और हां, अब अगर और किसी बच्चे ने बच्चा बोलता सर फलाना फलाना चैप्टर तो मेरा पहले से तैयार था, तो मैं क्या रिपीट करूं, नहीं, तो फिर तू क्या कर, तो सैंपल पेपर कर। कौन कौन से सैंपल पेपर सर, सैंपल क्वेश्चन पेपर करना है तेरे को 2022-23 वाला जो सीबीएसई ने इशू किया था। सैंपल क्वेश्चन पेपर तेरे को करना है बेटा 2023-24 वाला जो इसी साल आया था लास्ट ईयर, और आपको सीबीएसई का दिल्ली बोर्ड का पेपर सॉल्व करना है बेटा 2023 का। सर ये कहां मिलेंगे, ये आपके यूट्यूब चैनल पे सारे पड़े हैं, सारे सोल्यूशन के साथ पड़े हुए। ये तीनों मैंने डिस्कस किए हैं अपनी क्लास में, लाइव डिस्कस किए थे, तो ये लेक्चर्स करने हैं। तो इतने अगर आप करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप 45+ क्रॉस कर दोगे। ऑल द बेस्ट।